हेलो सभी को, मैं हूं नमन मैं हूं आपका क्वांट और रीजनिंग फैकल्टी, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपके क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराना मेरा मोटिव है, और यही एक रीज़न है कि इस चैनल को मैंने आपके लिए ओपन किया है, ताकि आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। अभी जो मैं इस वक्त आपको करा रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और आज देख सकते हैं आप, मैं एसएससी सीजीएल 9th मार्च शिफ्ट 2 यानी प्रीवियस ईयर 2020 के खूबसूरत से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और असल में इस पार्ट को भी हम दो वीडियो में करेंगे। पहले पार्ट में मैं 10-11 क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद अगले पार्ट में भी इसी शिफ्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और शिफ्ट को ख़त्म करेंगे। तो मैं और एक चीज़ जो मैं मंत्रा फॉलो करता हूँ कि आप ये ना समझें कि अगर ये सीजीएल का है तो केवल एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट इस वीडियो को देखें। चाहे आप पीओ के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, और एनटीपीसी के लिए, जीडी के लिए, यूपीएसआई या बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस यार रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं वो ही आएंगे। और आपको लर्निंग भी आपको ये देखना है कि मुझे लर्निंग कहाँ से मिल सकती है। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया लर्निंग ज़रूर मिलेगी, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और कुछ ना कुछ आपके एडिशन ज़रूर करके जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं सुनता हूँ स्टूडेंट्स को कहते हुए कि वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना एक मैं कहूँगा उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्टाइज पाना चाहते हैं सब्जेक्ट में, तो फिर लर्निंग के लिए देखें कि कहाँ कहाँ से आपको लर्निंग मिल सकती है। तो आपका पढ़ते वक्त मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे एक्सलेंस चाहिए सब्जेक्ट में, ना कि मुझे केवल वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना पेन पेपर अपने पास साथ में रखें, और केवल इस वीडियो को ऐसे ना देखें कि आप लेटे हैं और देख रहे हैं। अब आप कोशिश करें कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, हो तभी मिलेगा जब आप सामने आए क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे पेन कॉपी पे। तो अपने सामने पेन पेपर ज़रूर रखें जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए। तो फिर उस पहले उसको वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद मेरा अप्रोच देखें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर ज़रूर साथ में रखें और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 52। पहले मैं चाहूँगा आप वीडियो को पहले पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद अप्रोच देखें। तो दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी हुई है। और आपसे अभी मैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता देता हूँ। एक सेकेंड। जी हाँ, ऐसे है। तो आपसे वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c की वैल्यू, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, और आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर पहले खुद ट्राई करें, और अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, जो एक आम पहले मैं दो तरीके से बताता हूँ कि एक आम बच्चा इसे ऐसे करेगा कि आपने शायद, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप ऐसे ऐसे इक्वल टू के रखते होंगे, या फिर कोई और वेरिएबल के इक्वेट करते होंगे। फिर आप कहेंगे कि ए की वैल्यू है के बराबर, बी की वैल्यू है के बाई 2 के बराबर, सी की वैल्यू है के बाई 8 के बराबर, के बाई 8 के बराबर है। और फिर ए प्लस बी प्लस सी आपका 13 दिया हुआ है, यानी कि के प्लस के बाई 2 प्लस के बाई 8, इसकी वैल्यू आपको 13 दी हुई है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब आप इसे, तो 8 आपका एलसीएम है, और ये हो जाएगा 13k इज इक्वल टू, ये मैंने बस सिंपल सॉल्व किया है, 13k सॉल्व करके आया है। और यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 8। और अब आपसे पूछी हुई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c की वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। a की वैल्यू है आपकी k, और k है आपका 8। b की वैल्यू है आपकी k बाई 2 जो कि हो जाएगी 4। c की वैल्यू है सी की वैल्यू k बाई 8 है। a की वैल्यू k थी, 8 हो गया। b की वैल्यू k बाई 2 यानी 4, और c की वैल्यू k बाई 8 जो कि हो जाएगा आपका 1। तो c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। अब आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c की वैल्यू निकालनी है।
यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2c, यानी कि अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2c। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा अंडर रूट 81 अपॉन 2, तो यानी कि 9/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था ये तो इसी तरह से मुझे आता है आप में ज़्यादातर ने किया होगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम टाइम कहाँ पे बचा सकते थे। ये एक नॉर्मल तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में हमारे पास हमें कोशिश करनी है कि हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो ये वाली जो आप स्टेप करते हैं ना, ये इक्वल टू के मान के, और ये फिर ये निकालते हैं आप, ये सब निकालते हैं, इसकी जगह आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सीधे ये देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। आप ये दिया हुआ है आपको, आप सीधे देखिए कोफिशिएंट क्या है, ए का 1 है, बी का कोफिशिएंट 2 है, सी का कोफिशिएंट 8 है। इनका एलसीएम सीधे ले लें यहाँ से, तो 1, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो फिर ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/1, यहाँ पे 1 था ना कोफिशिएंट, ए की वैल्यू आ जाएगी 8/1, बी की वैल्यू आ जाएगी 8/2, ये यानी कि जो कोफिशिएंट है ना उसको हम डिवीजन में नीचे ले रहे हैं डेनोमिनेटर में, सी की वैल्यू आ जाएगी 8/8। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, अपना बहुत सारा टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। आपको वो इक्वल टू के लेके ये सब वो पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखें कोफिशिएंट क्या है, ए और बी और सी के जो कोफिशिएंट है वो उनका एलसीएम ले लें 8, और उसका फिर डिवीजन दे दें उन कोफिशिएंट का उस एलसीएम में। तो जो एलसीएम आया ना 8, उसका पहले मैंने ए के कोफिशिएंट डिवाइड किया, ए की वैल्यू आ गई, फिर बी का कोफिशिएंट का मैंने इधर डिवाइड दिया तो बी की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से आपको करना, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद फिर वही सेम मेथड है जो हमने इधर किया था, जो इधर किया था वही बिल्कुल सेम है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आया था, 9.9/2। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल्स एंगल्स आपको अरेंज करने हैं स्मॉलेस्ट से, यानी बढ़ते क्रम में, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, सच दैट आपकी साइड ए बी, यानी एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, और क्या दिया है, ए बी आपका 7 दिया हुआ है, बी सी आपका 9 दिया हुआ है, और ए सी आपका 8 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि एंगल्स जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो एक जो चीज़ आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, जो आपको जनरल चीज़ मालूम होनी चाहिए, कि जितना बड़ा एंगल होगा ना उसके सामने उतनी बड़ी साइड आएगी, यानी कि द मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो ग्रेटर द एंगल द ग्रेटर द साइड इज अपोजिट टू इट। तो फिर या तो अगर 90 डिग्री का भी अगर आपने कभी देखा हो ट्राइंगल, आई एम श्योर आपने ये ऐसे राइट ट्राइंगल पे कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे। 90 डिग्री जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने सबसे बड़ी साइड आती है हाइपोटेन्यूज। इसको आप ध्यान में रखते हो, ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने उतनी बड़ी साइड आएगी, या फिर वाइसा वर्सा बोलूँ तो जितनी बड़ी साइड आएगी उसके सामने उतना बड़ा एंगल आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी साइड है 9, बी सी जो है 9 है, तो सबसे बड़ा एंगल इसके बी सी का अपोजिट होगा जो कि होगा आपका 8। तो सबसे बड़ा अपोजिट एंगल ए है। फिर उसके बाद बी सी के बाद सबसे बड़ी साइड है ए सी, उसकी उसकी लेंथ है 8। तो ए सी के जो अपोजिट होगा ना वो आएगा ऑर्डर में। तो ए बड़ा है बी से, और फिर उसके बाद आती है 7। तो 7 सबसे छोटी साइड है, तो इसके जो अपोजिट एंगल आएगा ना, यानी एंगल सी, वो सबसे छोटा होगा। तो बेसिक यही है, मतलब कि जितनी बड़ी साइड आएगी ना उसके अपोजिट उतना ही बड़ा एंगल आएगा। तो अगर 9 सबसे बड़ी साइड है उसके सामने सबसे बड़ा एंगल, फिर 8 वाली साइड के सामने ये दूसरा सबसे बड़ा एंगल, 7 सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल सी। तो हमें लेकिन इसे अरेंज करना था स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर मांगा गया है। तो सी बी ए, ये रहा आपका ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, जो मैंने आपको बात बताई इस क्वेश्चन में वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना है, और सॉल्व आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको सॉल्व करना है, 2 sin 22 2 sin 22 अपॉन cos 68
माइनस, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, मतलब लिखने में, सॉल्व करने में नहीं, 75 अपॉन 5 10 15, और फिर आगे भी है माइनस 8 10 45 10 20 10 40 10 20 10 40 10 50 10 70, इसके डिनोमिनेटर में है 5। हाँ, तो यही है क्वेश्चन, मैं बोल देता हूँ आपके लिए। 2 sin 22 अपॉन cos 68 माइनस 2 cot 75 अपॉन 5 10 15, और फिर माइनस 8 10 45 10 20 10 40 10 50 10 70 अपॉन 5। तो ये आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। पहले खुद से सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखें। तो ये है, मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बना दूँ। यहाँ देखिए कि ये जो आपको अब शायद वो नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा इसे। ये देख लीजिए cos 68 है, और आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि sin 90 माइनस थीटा, या फिर मैं कहूँ cos 90 माइनस थीटा, वो होता है बराबर sin थीटा के। तो इसलिए जो इधर cos 90 माइनस 68 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा sin 22 के। तो cos 68 जो है ना, इसे आप sin 22 लिख सकते हैं। ये cos 68 इज इक्वल टू sin 22 यहाँ से। तो जब ये sin 22 हो जाएगा और ये भी sin 22 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब वहाँ पे उधर कैंसिल हो गया तो ये 2 बचा इधर, यहाँ से हमें केवल 2 मिलेगा, इससे हमें केवल 2 मिलेगा। ये एक बॉक्स हो गया आपका माइनस। अब आते हैं इधर, सेम उसी तरह जैसे कि साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसी तरह cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, या फिर वैसा वर्षा बोलूँ तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो इसलिए ये cot 75 भी tan 15 बन जाएगा, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर बचेगा हमारा केवल 2/5। और अब ये बड़ा सा हमें सॉल्व करना है। तो फिर इधर क्या है, माइनस का 8 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका तो हमें कोई यूज़ है नहीं। 1045 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 ही रहेगा, ठीक है। और फिर अब है हमारे पास 10 20 10 40 10 50 10 70। अब इसमें क्या है ना, आप ये देखिए कि 10 70, एक आपको मैं प्रॉपर्टी और बताता हूँ कि 10A 10B, सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो ये वाला पेज यूज़ कर लेता हूँ। 10A 10B इज इक्वल टू 1 होता है जब आपका A प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ से अब ये कैसे यूज़ में आएगा, अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे दिए हुए हमें, आप यहाँ पे देखिए 1040 और 1050 को देखिए। 1040 1050 क्या ऊपर वाली देखी हुई प्रॉपर्टी से 1 नहीं हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, हो जाएंगे ना। A प्लस बी 90 है, या देखिए 40 प्लस 50 90 बन रहा है, तो 1040 1050 1 बन जाएंगे। तो 1045 का हमें कोई यूज़ नहीं था, और 1040 1050 1 बन जाएंगे। ठीक उसी तरह 1020 और 1070 जो हैं, 20 प्लस 70 भी 90 होगा, तो ये भी आपका 1 बन जाएगा। तो इसकी भी हमें ज़रूरत ख़त्म अब हमारी। तो इधर क्या बचेगा, इधर केवल माइनस का 8/5 बचेगा, माइनस का 8 और बाय डेनोमीटर में ये 5 था। तो हमारे पास ये बचेगा आखिर में। होपफुली आपको समझ में आया होगा सब। ये cos 68 को हम sin 22 लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा केवल। फिर cot 75 को 1050 लिख सकते हैं, वो कट जाएंगे, तो -2/5 बचेगा। 1045 1 होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। 1040 1050 मिलके 1 देंगे हमें, क्योंकि A प्लस बी 90 डिग्री है। ये वाली इस वाली प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, पर आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। cot A cot B इज इक्वल टू 1, और इस केस में भी A प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है।
तो यहाँ से हमें माइनस का 8/5 मिलेगा क्योंकि सब यूज़ हो जाएंगे। तो अब हमें फाइनल ये मिला है, इसे सॉल्व करना है बस हमें। 5 एलसीएम आ गया, 10 माइनस 2 और माइनस 8 यानी कि 10 माइनस 10 ज़ीरो। जी हाँ, ज़ीरो है इसका आंसर। एक बार और देख लूँ, 10 माइनस 2 8 और माइनस 8, जी हाँ ज़ीरो। तो ज़ीरो हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? करने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको वैल्यू पूछनी है, और वैल्यू किसकी पूछी गई थी हमसे? यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी गई थी 6 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये आपसे वैल्यू पूछी गई थी। आसान क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करें, और ट्राई कर लिया हो तो फिर अब देखें कैसे सॉल्व होना है। कॉट थीटा में दिया हुआ है 3/5 के बराबर। अब आपको पता है ये आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं सिंपल। तो ये आ जाएगा आपका 25 और ये 9 अंडर रूट 34। अब आपसे पूछा गया है 6 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा, ये सब आपसे पूछा गया है। साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना साइन थीटा, यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आया था हमारा 34 अंडर रूट 34। तो यहाँ पे थे हम, साइन थीटा हमारा क्या आया था 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 अपॉन रूट 34। तो ये आ जाएगा, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए ऐसे ही। कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस क्या है आपका? बेस है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 34। इससे आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट पे से बढ़ते हैं। तो 6 साइन थीटा तो क्या था 5 अपॉन रूट 34 माइनस 3 कॉस थीटा 3 अपॉन रूट 34 अपॉन क्या आएगा 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। सिंपल कैलकुलेशन है अब, जो कि आप भी कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो को आगे कर दें अगर आप सॉल्यूशन अब नहीं देखना चाहें, क्योंकि अब आप मेन पार्ट तो यही था यार कि कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 30 माइनस 9 तो 21 आएगा अपॉन रूट 34 और 35 प्लस 9 44 अपॉन रूट 34। 21/44 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, कट जाएंगे। 21/44 यानी कि ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन का। आपको इजी क्वेश्चन था ये, आपको बेसिक चीज़ें पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। 5 अगर n से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, लिखा है 5 अगर डिवाइड कर रहे हैं n को, तो रिमाइंडर जो आ रहा है ना आपका वो आ रहा है 2। ये पूछा गया है कि क्या रिमाइंडर आएगा जब 7 n डिवाइड किया जाए 5 से। इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई वैल्यू ले लें n की। कौन सी ऐसी n की वैल्यू है जिससे आप अगर 5 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है? बहुत सारी हो सकती हैं, हमको एक ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। 7 ले सकते हैं आप, 12 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 7 ले ली। तो फिर अब रिमाइंडर क्या होगा जब हम 7n को डिवाइड करेंगे 5 से? 7n यानी कि 7 इंटू 7 49 डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। वैल्यू लेनी है आपको ऐसे क्वेश्चन में जल्द से जल्द करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स दिए हैं, x प्लस एक्स वाई और z।
और हमसे ये वैल्यू पूछी गई है एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड। तो ऐसे जब आपको ये तीन ऐसी क्वेश्चन दी हो ना जिसमें आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई हो, वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई हो और एक्स प्लस जेड की वैल्यू दी हुई हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, ये हमेशा रहता है कि आप तीनों को ऐड कर लें, तीनों इक्वेशंस को, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं इन तीनों इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है इनको ऐड करता हूँ तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप ऐड करके देखिएगा, हमें 2 बार x मिल रहा है, 2 बार y, 2 बार z, इसलिए ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। इज इक्वल टू 13 प्लस 15 प्लस 16, 13 प्लस 15 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपका 44, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 22 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x प्लस वाई पता है 13 है। अगर x प्लस वाई 13 है, x प्लस वाई 13 है तो z आ जाएगा आपका, ये x प्लस वाई 13 है तो z आ जाएगा आपका 22 में से 13 गया 9। उसी तरह अगर y प्लस जेड 15 है, अगर y प्लस जेड 15 है तो x आ जाएगा हमारा 7, और x प्लस जेड हमारा 16 है। बस इसी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं हम, x प्लस जेड 16 है तो फिर y आ जाएगा 6। y 6 आ जाएगा। एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड यानी 7 इंटू 9 अपॉन एक्स वाई जेड 7 6 9 42 प्लस 63 यानी कि 100 और 105, हाँ 100 105, और 7 इंटू 6 इंटू 9 तो 42 इंटू 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 35 अपॉन ये आ रहा है हमारा पास, ये 7 से कट जाएगा। अब बेसिक कैलकुलेशन है, इसे आप ज़्यादा वो मत समझिएगा कि क्या हो रहा है, बेसिक में काट रहा हूँ जैसे कैंसिल करते हैं ना, 5 अपॉन 18 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो मेन यही है कि आपको तीनों को पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड की तीन इक्वेशन देखे ना कभी भी, तो आप तीनों को ऐड कर लिया करो ताकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल सके हमें। फिर वहाँ से हमें इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें एक्स वाई और जेड की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाती है, और फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए रूल, ये बोर्ड मास का, ये वी वाला बार का साइन वाला पहला सॉल्व करना होता है। मैं सिंप्लीफिकेशन हमें अगर नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। वी का मतलब ये है कि आप पहले जो बार वाला एक होता है ना, बार के नीचे जो नंबर लिखे हैं पहले उनको सॉल्व करें, बार के नीचे वाले नंबर को पहले सॉल्व करें आप, ये इसका मतलब वी का मतलब ये है। और बोर्ड मास का मतलब आप जानते होंगे, बी से ब्रैकेट, फिर ये ऑफ वैसे मल्टीप्लाई होता है वो, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सॉल्व कर लेते हैं। 11 पहले हम ये डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि रूल यही कहता है बोर्ड मास का। तो 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11, तो जब ये हम करेंगे तो फिर हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारे रूल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, ठीक है। तो 11 प्लस 11 इंटू 11 121 माइनस 1। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, रूल कहता है कि पहले एडिशन करो, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे सब्ट्रैक्शन कर लें पहले, कैसे भी कर लें। तो 11 प्लस 121 प्लस माइनस 1 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 131, 131, ये रहा आपका आंसर। ये सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा इस पेपर का। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन है, एक मैन था जो कि चाहता था कि वो अपने बैट को 8% डिस्काउंट में बेचे, लेकिन फिर उसके भाई को वो बैट चाहिए था, तो उसने फिर उस बैट को अपने भाई को 10% डिस्काउंट पे दे दिया। ऐसा करने की वजह से उस आदमी का डिस्काउंट जो प्रॉफिट था वो 70 रुपये से घट गया। तो बताओ उस बैट की असल में मार्केट वैल्यू क्या रही होगी। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ये मार्केट वैल्यू ये सब कर रखा है। मार्केट वैल्यू को हम मान लेते हैं, मार्केट प्राइस को 100x मान लेते हैं, क्योंकि हम डेसिमल से बच पाएंगे 100x लेने से।
तो वैसे वो कितने का बेचना चाह रहा था, 8% डिस्काउंट पे, 8% डिस्काउंट पे 92x से बेचना चाह रहा था, 8% डिस्काउंट पे देना चाह रहा था ना। लेकिन जब भाई ने मांगा उसके जब भाई ने मांगा तो उसने 100x की चीज़ को 10% डिस्काउंट यानी 90x के डिस्काउंट पे दे दी। ये करने की वजह से जो उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया ना, वो हो गया 70 रुपये से। यहाँ पे उसका प्रॉफिट था 8x, 100 की चीज़ वो 92 में बेच रहा था ना 8x, यहाँ पे उसे 10x का फ़ायदा, यहाँ पे उसे 10x का फ़ायदा हो रहा था। सॉरी, फ़ायदा नहीं, जो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, ये तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस नहीं है ना, मार्केट प्राइस है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसे अगर किसी और को देता तो फिर 92x का देता। अपने भाई को अगर वो दे रहा है तो 10% डिस्काउंट 90x पे दे रहा है, और कह रहे हैं कि जो आदमी का जो प्रॉफिट है वो 70 रुपये से कम हो गया। तो फिर अगर वो पहले 92x की देता और अब 90x की दे रहा है तो प्रॉफिट में कितना रिडक्शन हुआ है, 2x का, 2x का हुआ है ना। 92 की चीज़ वो 90 में दे रहा है तो 2x का रिडक्शन हुआ है, और ये प्रॉफिट का रिडक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 70 के बराबर, तो ये 35 आ जाएगा। अब हमसे पूछिए मार्केट प्राइस कितनी है, x 35 है तो मार्केट प्राइस 100x है, 100x यानी कि 3500। ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो स्फेयर्स दिए, उनकी वॉल्यूम का रेशियो 125/64 है और रेडिया का सम 36 है। सरफेस एरिया का हमें बताना है कि ए का सरफेस एरिया क्या होगा। हमसे केवल स्फेयर ए का सरफेस एरिया पूछा है, केवल स्फेयर ए के सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर ए की मैं रेडियस मान लेता हूँ r1, और ये वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। स्फीयर बी की रेडियस मान ली r2, इनका दिया हुआ है 125/64 रेशियो। ये कटेगा r1/r2 आ जाएगा आपका 125/64 क्यूब रूट, तो फिर ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। और कहा गया है कि जो सम ऑफ रेडियाई है यानी 5 + 4 ये 36 के बराबर है, यानी जो 9th पार्ट है आपका 9 रेशियो है, 5 + 4 9 है ना, 9 रेशियो आपका 36 के बराबर है, 1:4 के बराबर होगा। तो r1 जो कि 5 रेशियो है, ये 5 रेशियो है ना r1, वो हो जाएगा 5 × 4, क्योंकि एक रेशियो आपका 4 के बराबर आया ना, तो 5 रेशियो आपका 20 के बराबर आएगा। और रेडियस स्फीयर बी की जो कि 4 पार्ट है, 4 रेशियो है, एक रेशियो 4 के बराबर है, तो 4 रेशियो आएगा आपका 16 के बराबर। तो ये आ जाएंगी इसकी रेशियो, और दोनों का सम 20 + 16 36 हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब सरफेस एरिया पूछा गया ए का। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही रहता है, दोनों 4 पाई r स्क्वायर ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे दिखता है स्फीयर कुछ आपका, ऐसे थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए ये पूरा कर्व्ड ही है, पूरा कर्व्ड ही है ना, तो जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है 4 पाई r स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना है हमें। पाई तो यही रहेगा, पाई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पाई को हम 22/7 करके नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई ऑप्शन में भी है, तो हमें केवल 4r स्क्वायर को सॉल्व करना है। ए की रेडियस क्या थी 20 आई थी आपकी, तो 20 का स्क्वायर, ये 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और 400 × 4 1600 पाई आ जाएगा आपका आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए 1600 पाई। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको मेल आईडी बता देता हूँ। ये नमन मेरा नाम है, नमन सर 07@gmail.com @gmail.com नमन सर 0707 @gmail.com इधर आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।